नफरती टीवी का नफरती एंकर अमन चोपड़ा अब अल्लामा इकबाल का इतिहास बताएगा। अल्लामा इकबाल को कहेगा गद्दार और माफी वीर सावरकर की गुण गाएगा। वो बताएगा कि कोर्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। मालिक को खुश करने के लिए किस हद तक गिरेगा अमन चोपड़ा। जब गोदी मीडिया इतिहास की बात करने लगे तो समझ जाइए कि नया ठेका मिला है नफरत फैलाने का। सच क्या है, हकीकत क्या है, कैसे अलग हैं इकबाल से सावरकर या सावरकर से इकबाल, सावरकर को पढ़ाए जाने का और इकबाल को हटाए जाने का असल मानी क्या है, देखिए मेरे साथ। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इधर कुछ एक्साइटिंग शोज आए हैं आपकी द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। एक शो हम कर रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ, 3 एपिसोड उनके हो चुके हैं। अलग अलग विषयों पे बेहद शानदार बातचीत होती है। प्रोफेसर पुनियानी आप जानते हैं बहुत सीनियर आदमी हैं। दूसरा शो हम कर रहे हैं सावरकर की कहानी को लेकर, द स्टोरी ऑफ सावरकर। उसका भी दूसरा 2 एपिसोड आ चुके हैं। उसके दोनों एपिसोड देख सकते हैं आप, बेहद रोचक एपिसोड्स हैं। इसके अलावा 2 लाइव हम लगातार कर रहे हैं। फ्राइडे को एक लाइव करते हैं हम, इस बार थर्सडे को हुआ था, जिसमें भगत राम आते हैं, साहब, टीवी और गुलाम। और दूसरा हम संडे को करते हैं TCH प्राइम टाइम रात को 8:30 बजे, जिसमें हम पॉलिटिकल इश्यूज पे बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो साहब, टीवी और गुलाम में हम बात करते हैं गोदी मीडिया की। और आजकल जो हमारा गोदी मीडिया है वो इतिहासकार भी हो गया है। सब इतिहासकार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर तो सब इतिहासकार हैं, सब इतिहास बता रहे हैं। भले घर में 10 किताबें ना हो, भले इतिहास कुछ पढ़ा ना हो, लेकिन कुछ व्हाट्सएप से आ जाता है, कुछ गूगल करने पे मिल जाता है, कुछ यहां वहां से आ जाता है, तो सारे इतिहासकार बने हुए हैं। और ऐसा ही एक नया इतिहासकार है अमन चोपड़ा। आप जानते हैं फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। केस हुआ था बाकायदा राजस्थान में जब भागा भागा फिर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे वो लगातार इतिहास पढ़ाता रहता है अपने चैनल पे। तो हुआ ये कि NCERT की बात आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आई, जहां कोर्सेज बदले जा रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि इकबाल को, मोहम्मद इकबाल को कोर्स में जो अब तक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जा रहा था वहां से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर सावरकर को लाया जाएगा। ऐसी चर्चाएं आई। इकबाल को तो हटा दिया गया है, मुझे नहीं पता कि अभी तक सावरकर को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन ये चर्चाएं हैं। तो मालिक की बात थी, डिफेंड करने के लिए आना ही आना था, तो अमन चोपड़ा डिफेंड करने के लिए आया। एक तो बदतमीजी ये कि चाहे इकबाल के बारे में बात करें या सावरकर के बारे में बात करें, मैं सावरकर का बहुत बड़ा आलोचक हूं, लेकिन सावरकर को तू तड़ाम की भाषा से कभी बात नहीं कर सकता। उम्र में इतने बड़े हैं, हमसे 1.5 सदी पहले पैदा हुए हैं ये लोग। इनके बारे में तू तड़ाम से बात करना पहले तो ये बताता है कि आपके इतिहास में कोई रुचि नहीं है। बेसिकली आप इतिहास में जाकर गुंडई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इकबाल का नाम लेकर दुनिया भर की बातें इसने की और उन बातों के साथ सावरकर की फोटो भी चल रही थी। दिखाने की कोशिश ये कर रहा था अमन चोपड़ा कि इकबाल तो देश को तोड़ने के पक्ष में थे, जबकि सावरकर जो है वो अखंड भारत की बात कर रहे थे। यही नहीं, इकबाल पे कई सारे पर्सनल आरोप भी लगाए। थोड़ी बात करके देख लेते हैं। एक बात मैं पहले ही बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई इकबाल का प्रशंसक नहीं हूं। अल्लामा इकबाल उनको कहते हैं। अल्लामा का मतलब होता है विद्वान। तो अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ता हूं मैं। अल्लामा इकबाल का बहुत सारा गद्य भी मैंने पढ़ा है, लेकिन उनसे कोई बहुत ज्यादा सहमति वाली स्थिति बनती हो ऐसा नहीं है। समझ में मुझे जरूर आता है कि जो अल्लामा इकबाल एक जमाने में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख रहे थे, वो फिर दूसरे रास्ते पर कैसे धीरे धीरे जाते हैं, ये समझ में आता है, क्योंकि मैंने कश्मीर का इतिहास पढ़ा है, लिखा है। और उस जमाने में कश्मीर का जो भी मूवमेंट था, लाहौर उसका बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि कश्मीर के अंदर राजा ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई थी। तो कश्मीर के बहुत सारे लोग, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हों और भी बहुत सारे लोग, लाहौर चले गए थे पढ़ने के लिए। और वहां पर कश्मीरियों का एक ग्रुप था जो राजा के अत्याचारों के खिलाफ लगातार लिख रहा था, पढ़ रहा था। आपको शायद नहीं पता होगा या पता भी होगा कि कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह के जमाने में अखबार निकालने पर रोक थी, कोई अखबार नहीं निकाल सकता था। तो कश्मीर में जो अखबार पहुंचते थे चोरी छुपे, वो लाहौर से छपते थे और लाहौर के अखबारों में ही इस पर बात होती थी। लाहौर में उस समय सारी की सारी ये चर्चाएं होती थी और इकबाल
उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। खैर, दिक्कत यह है कि एक तरफ आप कहेंगे कि इकबाल शराबी था, ये उसके शब्द हैं, अमन चोपड़ा, बदतमीज अमन चोपड़ा के शब्द हैं अल्लामा इकबाल के लिए। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि अल्लामा इकबाल शराब पीते थे, ऐसी बात उसने की, लेकिन ये बताना भूल गया कि सावरकर भी तो जिंटान विस्की पीते थे। नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब है द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, उसमें सावरकर के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि सावरकर को जिंटान विस्की का बहुत शौक। तो अगर अल्लामा इकबाल के लिए शराब पीना जो है उनके चरित्र पर हमला हो गया, तो सावरकर जिंटान विस्की पीकर महान हो गए। चलिए और सारी बातें करते हैं। मान लीजिए एक बार कि अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी दी थी, मान लेते हैं हम, आगे बात करूंगा इस पर। 1936 में 1936 में अल्लामा इकबाल की डेथ हो जाती है। 1937 में विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और अपने पहले ही भाषण में कहते हैं कि भारत एक नेशन नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र। अब जरा ये बताइए कि अगर अल्लामा इकबाल टू नेशन थ्योरी दे रहे हैं तो सावरकर तो उनके फॉलोअर साबित हुए। वही टू नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर महान हो गए, अखंड भारत हो गए, और उसी टू नेशन थ्योरी के चलते इकबाल जो है वो विलन बन गए। कमाल है, कमाल की थ्योरी है। चलिए मान लिया, जो आपने कहा वो मान लिया, उसके बाद भी सवाल का जवाब दे दीजिए। और सच्चाई क्या है? अगर 1930 और 31 के उनके भाषण देखें आप, तो वो विभाजन की बात नहीं कर रहे थे, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ही मुसलमानों के सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। और इस तरह की बातें उस जमाने में हो रही थी। कारण ये था, मैंने आपको बताया कि कारण ये था कि वो एक ऐसा दौर था जिस दौर में एक चिंता लगातार इस बात की थी कि बहुमत अगर एक धर्म का है तो वो कहीं दूसरे धर्म के अधिकारों को छीन न ले। आजादी के पहले ऐसी चर्निंग हो रही थी। इसी बीच में हमारे भगत सिंह जैसे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जो इस तरह की चीजों को मूर्खता बता रहे थे और कह रहे थे कि सांप्रदायिकता से हम लड़ेंगे, जो देश भारत बनेगा उसमें सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। और वक्त गवाह है कि जब देश हमारा आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, इन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें बराबर अधिकार मिला। लेकिन इस संविधान को बुरा कौन बताता है? इस संविधान को बुरा बताते हैं आरएसएस के लोग, यही विनायक दामोदर सावरकर, क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र मांग रहे थे। तो दरअसल इकबाल का जो डर था वो तो इसी सोच से था कि हिंदुओं में एक ऐसा तबका आ सकता है जो पूरी तरह से धार्मिक नेशन की मांग करे। और आप जानते हैं तब तक हिंदू महासभा बन चुकी थी, तो वो देश के अंदर एक अलग राज्य मांग रहे थे। निश्चित रूप से ऐसा करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अकेले उन्हीं को कैसे जिम्मेदार मान लिया जाए? उनको कैसे ना जिम्मेदार माना जाए जो इसी के बरक्स हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। मैं तो खुला कह रहा हूं कि जो लोग मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे वो लोग भी देश के उतने ही बड़े दुश्मन थे जितने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले। और आरोप लगाए गए, इकबाल पे आरोप लगाया गया कि पढ़ने गए इंग्लैंड, वहां पर प्रेम हो गया। सब जानते हैं फैजी नाम की एक महिला से उनका प्रेम था। सब जानते हैं फैजी और इकबाल के पत्र आपको मिल जाएंगे। सावरकर के बारे में क्या कुछ अलग था? क्या सावरकर के प्रशंसक मालगांवकर ने यह बात नहीं लिखी है कि सावरकर इंग्लैंड में एक लड़की से प्रेम कर रहे थे, एक इंग्लिश महिला से प्रेम कर रहे थे, और बेसिकली वो महिला डबल एजेंट थी। जब फ्रांस चले गए थे इस डर से कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, तो मालगांवकर तो यही थ्योरी देते हैं कि फ्रांस से इंग्लैंड लौटकर इसलिए आए क्योंकि इनकी प्रेमिका ने पत्र देकर बुलाया था, और चूंकि वो डबल एजेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बता दिया था, उसी चक्कर में गिरफ्तार हो गए। तो इकबाल का प्रेम करना अपराध, सावरकर का प्रेम करना वाह वाह, ये कौन सा खेल है? दूसरी बात, इकबाल ने बात की मुसलमानों के देश की, बात के दौर में बात की कि मुसलमानों का एक देश होता है। इसका विरोध किसने किया? सावरकर ने तो नहीं किया, क्योंकि वो तो कह रहे थे दो नेशन है, एक हिंदू नेशन, एक मुस्लिम नेशन। इसका मतलब ही होता है कि मुस्लिम अपने आप में एक नेशन है, हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं रह सकते। इसका विरोध किया मौलाना मदनी ने। अभी एस इरफान हबीब साहब की किताब अब हिंदी में भी आ गई है, भारतीय राष्ट्रवाद पर जो किताब है वो हिंदी में भी आ गई है। जरा उसको पलट के देखिए, इकबाल का जवाब मदनी साहब ने कैसे दिया है। कुरान के सफ़े पलट डाले हैं और ये साबित किया है कि हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। तो अगर इकबाल के सामने किसी को खड़ा करना है देशभक्ति और एकता के आइकन के रूप में, तो मौलाना मदनी को खड़ा कीजिए। सावरकर को कैसे आप खड़ा कर सकते हैं जो बेसिकली इकबाल की ही बात हिंदू भाषा में कर रहे थे?
इकबाल कह रहे थे कि मुसलमान एक राष्ट्र हैं, सावरकर कह रहे थे कि हिंदू एक राष्ट्र हैं। इकबाल कह रहे थे हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, सावरकर भी कह रहे थे हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। इकबाल एक टाइम में लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद हिंदी की जगह मुस्लिम डाल देते हैं। तो सावरकर भी 1857 पर किताब लिखते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, बहादुर शाह जफर के शेर से खत्म करते हैं, और उसके बाद मुसलमानों को देश का दुश्मन बताना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं के देश की बात करते हैं, हिंदुत्व लिखते हैं। अरे 1930 में जाकर मुस्लिम लीग की बात आती है, जहां पर इकबाल साहब जो है वो बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का एक अलग प्रांत होना चाहिए, प्रदेश होना चाहिए। ये तो 1924 में ही हिंदुत्व लिख चुके थे, जिसमें साफ साफ बता रहे हैं कि मुसलमान तो इस देश का नागरिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका काबा जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान का नागरिक वही हो सकता है जिसके धर्मस्थल हिंदुस्तान में है। तो आप तो 1924 में ही कह चुके थे कि मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, तो फिर मुसलमान कैसे नहीं कहेगा कि उसको एक अलग प्रांत तो दे दीजिए, कम से कम देश ना दीजिए। तो अगर एक आदमी को हिंदू मुसलमान में विभाजन कराने वाले, भारत का विभाजन करने की बात करने वाले एक आदमी को आप कोर्स से निकालने की वकालत करते हैं, तो दूसरे को शामिल करने की वकालत कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी गंध से तो बदबू आती है लेकिन हमारी वाली गंध बड़ी खुशबू की है? अगर वाकई आपको लगता है कि इकबाल हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार नहीं है, और आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, विभाजन के विरोध की बात कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे मौलाना हुसैन मदनी को पढ़ाना जाना चाहिए था, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए था जो एक हिंदुस्तान की बात कर रहा था। ऐसे आदमी को आप कैसे पढ़ा सकते हैं जो कह रहा था कि हिंदू एक राष्ट्र है, मुस्लिम दूसरे राष्ट्र है? असल में ये जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया है, जिसमें अमन चोपड़ा अकेला नहीं है, कभी मनोज मुंशिर कुछ लेके आ जाते हैं, कभी कोई कुछ लेके आ जाता है, जिनको इतिहास का कोई सेंस नहीं है, उनका सिर्फ एक काम है अपने मालिक को खुश करने के लिए नफरत फैलाना। उनका सिर्फ एक काम है कि जो नफरत उस जमाने में सावरकर फैला रहे थे, या कह लीजिए इकबाल फैला रहे थे, इकबाल उस तरह से नहीं फैला रहे थे लेकिन चलिए मान लीजिए एक बार, तो ये सब तो उन्हीं की परंपरा के लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। अगर वाकई उनसे विरोध होता तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते। आखिरी बात मैं करूं अखंड भारत की। बड़ा शोर होता है अखंड भारत अखंड भारत। क्या है अखंड भारत? अखंड भारत में एक तरफ आप बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, पाकिस्तान को शामिल कर लेते हैं, अफगानिस्तान को शामिल कर लेते हैं, नेपाल को शामिल कर लेते हैं, तिब्बत को भी शामिल कर लेते हैं, उधर बर्मा को भी शामिल कर लेते हैं। अरे जिस हिंदुस्तान में आप सारे धर्मों के बीच एकता नहीं रख पा रहे हैं, मणिपुर में कभी आग लग जा रही है, कभी कहीं आग लग जा रही है, अखंड भारत में तो आप सोचिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश और बाकी सारे देश मिल जाएंगे तो कितने मुसलमान होंगे? क्या करेंगे आप इनका? अखंड भारत तभी बन सकेगा जब इस इलाके के हिंदू और मुसलमान साथ में रहना सीख जाएंगे। अगर साथ में रहना नहीं सीखेंगे तो जितना हिंदुस्तान हमारे पास है उसको ही बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर अमन चोपड़ा जैसे नफरतियों की चलती रही, इस नफरत में लोग फंसे रहे, तो जितना हिंदुस्तान, जितना भारत हमारे पास है उसको ही बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं और लोग भी कहते हैं कि गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। अगर वाकई इतिहास में रुचि है तो एक से एक शानदार किताबें हैं, उनको पढ़िए, सोचिए और समझिए। और एक आखिरी बात बता दूं कि इतिहास दो चीजों के लिए होता है। पहला, ये सीखने के लिए कि क्या गलतियां तब हुई थी जो दोहरानी नहीं है, और दूसरा, भविष्य का रास्ता तलाशने के लिए। इतिहास इसलिए नहीं होता है कि इतिहास की गंदगी लाकर वर्तमान में फैलाई जाए, इतिहास का खून खराबा लाकर वर्तमान में फैलाया जाए, कोई बदले के नाम पे काम करे, कोई नफरत के नाम पे काम करे और वर्तमान को जहर बना दिया जाए, भविष्य को अंधेरा। तो अगर भविष्य को अंधेरा और वर्तमान को जहर बनाने से बचना है तो इस तरह की नफरती बातें देखना, सुनना और समझना बंद कीजिए। अपने दिमाग से सोचिए, सही इतिहास, सच्चा इतिहास पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो नफरती एंकर हैं अमन चोपड़ा टाइप के, ये अपने मकसद में कामयाब ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी ऐसे इशू पे बात करेंगे। और सावरकर का तीसरा एपिसोड, दूसरा आ चुका है, जाके देख लीजिए। सावरकर का तीसरा एपिसोड मंगलवार यानी ट्यूसडे को लेकर हम आ रहे हैं, जरूर देखिएगा। बहुत रोचक तरीके से वो कहानी चल रही है। शुक्रिया।